श्री बालकनाथ, आपकी सीट ही है ना ये? हाँ जी, आपकी सीट है ये? हाँ मेरी सीट है। ठीक, बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे तो ध्यान था कि वहां है, इसीलिए है? नहीं उधर नहीं आएंगे, इधर ही रहेंगे, चिंता मत कर। नहीं, सीट तो उधर थी ना। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मांग संख्या 26 और 56 पर। यही है, सीट तो मेरी यही है। ओरिजिनल यही है तो, हाँ बोलिए। हाँ। चलो ओरिजिनल ही बोलिए, बोले आप। देखिए, खेल के बारे में अभी माननीय सदस्यों ने और उद्योग के बारे में काफी विचार यहाँ पर रखे हैं। मैं सदन को बताना चाह रहा हूँ, और राजनीति में भी मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन 2014 से पहले भी हम राजनीति को देखते थे, नेताओं को सुनते थे। लेकिन 2014 से पहले खेल के बारे में देश का प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील है, और युवाओं को लेकर और खेल को लेकर जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जहां विदेश में किसी भी प्रतियोगिता में जब वो हिस्सा लेते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जो उत्साह, और उत्साह के साथ साथ में जब वो खिलाड़ी मेडल लेकर देश में वापस लौटते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, ये देश ने आज़ादी के बाद में ही देखा है। आज़ादी के बाद में 2014 के बाद में ही देखा। और देश के अंदर जो पहले तो राजनीतिक दल बहुत से अलग अलग नारे देते रहे, लेकिन फिट इंडिया का नारा, खेलो इंडिया का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, जिसके माध्यम से देश के युवाओं में एक नया जोश हम सबको देखने को मिला, और आज निरंतर उसमें उन्नति की ओर हमारे खिलाड़ी हैं। अलग अलग खेलों के अंदर, प्रतियोगिताओं के अंदर देश का नाम आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान हम सबको दिखाई देता है। अभी कुछ विपक्ष के सदस्यों ने बातें रखी कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर बहुत से ऐसे काम हुए, क्योंकि बातें रखने में वो माहिर हैं, क्योंकि बातें रखने का ही काम उन्होंने जीवन भर किया है। किस प्रकार से झूठ बोलना है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करना है, ये उनके डीएनए के अंदर है। लेकिन मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। गत वर्ष 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खेलों के लिए जो पैसा दिया था, वो केवल 70 करोड़ रुपए उन्होंने पूरे 5 साल में दिए हैं। और मैं अभिनंदन करता हूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे खेल मंत्री जी का, जिन्होंने केवल 2 सालों के अंदर खेल कार्यक्रमों के लिए 40 करोड़ रुपए अभी तक वो दे चुके हैं, जिसमें 3 वर्ष अभी बाकी हैं। जहां तक नियुक्तियों की बात आती है कि नियुक्तियां जो हमारे खिलाड़ियों को, उनको विशेष रूप से कोटा मिलता है। पिछले 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो हमारे खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी, वो केवल 148 आपने 5 वर्षों में दी, और हमारी सरकार ने, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने, केवल 2 वर्षों के अंदर 186 हमारे खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी हैं। ये अंतर आपको समझना चाहिए। उसी के साथ में खेल उपकरण जो प्रदेश भर में दिए जाते हैं, आप लोगों ने केवल 5 वर्ष में 7 करोड़ के उपकरण दिए हैं। ये मेरी बात को नोट करना, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। और हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों के अंदर 19 करोड़ के खेल उपकरण वो दे चुकी है। 3 वर्ष बाकी हैं। आप समझ सकते हो कि आने वाले समय पर और कितना बढ़ चढ़कर काम होगा। हमारे भिवाड़ी के अंदर जिला का जो कि वहाँ पर स्टेडियम है, और बहुत अच्छा स्टेडियम बीड़ा के माध्यम से, जिला के माध्यम से उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। जब मैं वहाँ सांसद था तो हमने एक खेलो इंडिया के माध्यम से एक प्रपोजल वहाँ भिजवाया था केंद्र सरकार में। खेलो इंडिया के माध्यम से स्कीम है कि जिसमें 50% पैसा वो देते हैं केंद्र सरकार से, 50% राज्य सरकार से मिलता है। उस समय पर उस प्रपोजल पर
राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं, उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। मैंने दोबारा से खेल मंत्री जी से बात की है, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि वो उसको आगे भेजकर उस खेल स्टेडियम में जो भी राशि उसका प्लान होगा उसमें उसका प्रपोजल बनाकर केंद्र को भेजे, जिसके माध्यम से 50% राशि वहां से हमें उपलब्ध हो पाए। तिजारा के अंदर जो स्टेडियम है उसका भी निर्माण कार्य अच्छा हो, उसमें सिंथेटिक ट्रैक हो, और विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम जाते हैं तो आज के समय पे युवाओं में बहुत उत्साह है खेल के प्रति, और युवा हमसे डिमांड करते हैं, वहाँ पर खेल स्टेडियम की मांग की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कहीं ज़मीन नहीं होती है खेल की भूमि के लिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार कोई इस प्रकार का कानून बनाए, इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन करे, क्योंकि खेल की भूमि में कोई और तरह का निर्माण तो होता नहीं, उसमें खेल ही खेला जाता है। तो ऐसी भूमि के अंदर जहाँ पर गोचर हैं या चारागाह हैं, उनका या तो भूमि परिवर्तन कर या उनका क्षतिपूर्ति पूरी करके जहाँ जहाँ जिन गाँवों से ये मांग आती है तो वहाँ पर खेल के लिए मैदान उपलब्ध करवाए जाए। मेरा सरकार से एक सुझाव भी है, क्योंकि हमारे जो शारीरिक शिक्षक जो स्कूलों के अंदर है वो स्कूल की समय सीमा के अंदर ही स्कूल में रहते हैं, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे तक जो भी स्कूल का टाइम होता है, लेकिन खेल का जो कार्यक्रम या खेल खेले जाते हैं लोगों को गांव के अंदर या शहर के अंदर, तो वो शाम के समय खेले जाते हैं। तो सरकार कोई ऐसी दिशा निर्देश जारी करे जहाँ जहाँ जिन स्कूलों में हमारे खेल शिक्षक वहाँ पर नियुक्त हैं, वहाँ पर वो शाम को 1.5 से 2 घंटा उस गांव में उस खेल स्टेडियम में जाएं और वहाँ के बच्चों को खेल के बारे में जागरूक करना, और खेल जो भी खेला जाता है उसके अंदर उसको सिखाने का काम उनके माध्यम से हो। तो इस प्रकार से भी उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कि उद्योग आज हमारे देश की सबसे बड़ी ग्रोथ इंजन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्योग को जिस प्रकार से प्रमोट किया है, और हमारे देश के अंदर उन्होंने 2014 के आने के बाद में जो देश के अंदर एक नारा दिया है कि जो वोकल फॉर लोकल, और उसी के साथ में हम अपने स्वदेशी को अपनाएं, और हम सब लोग इस पर साथ आकर काम करेंगे। तो आज जो विचार मंथन इस सभा स्थल पर हुआ है, इस सभा के प्रांगण के अंदर हुआ है, उसमें हम सब की अच्छी भूमिका रहेगी, क्योंकि हम उद्योग को बढ़ाने की बात करते हैं। उद्योग के साथ में हमारा युवा जुड़ा है, हमारे देश का रोजगार जुड़ा है, और अगर हम उद्योग को, हम जिनका कोई उद्योग नहीं है वो व्यक्ति भी उद्योग को बढ़ा सकता है, उस भावना के साथ में कि हम अपने देश में निर्मित जो माल है, जो वस्तुएं हैं, उनको खरीदें, जिसके माध्यम से उद्योग में और उन्नति हमको देखने को मिलेगी। हमारे भिवाड़ी क्षेत्र जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो रिको के द्वारा डाटा है उसमें लगभग 5000 के करीबन वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं। मैं यहाँ पर कुछ माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि भिवाड़ी एक तरह से राजस्थान का सिंह द्वार है, और भिवाड़ी आर्थिक दृष्टि से भी राजस्थान का एक ग्रोथ इंजन है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान किया, जिसके माध्यम से एक सकारात्मक माहौल पूरे देश में, प्रदेश में अपने को देखने को मिला है, और लोग जुड़े हैं आज हमारे राजस्थान के साथ में। और आने वाले समय पर जो अभी 10 लाख करोड़ के MOU तो हो चुके हैं, और आने वाले समय पर उनको और धरातल पे उतारने का काम होगा ही, लेकिन साथ साथ में जब उद्योग विकसित करने का कार्य तो होता है, उद्योगी इकाइयों को लगाने के लिए औद्योगिक पार्कों को डेवलप किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद में भी वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैंने वहाँ पर भिवाड़ी में देखा है, मैं उनके बारे में यहाँ पर माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे भिवाड़ी के अंदर, जैसा मैंने कहा, 5000 से अधिक उद्योग बताए जाते हैं, लेकिन धरातल पे वहाँ पर लगभग 2 से 2500 उद्योग ही संचालित है। जो रिको डिपार्टमेंट जब उद्योग लगाने के लिए जब उद्योगपति आता है, 2 साल का उसको समय दिया जाता है, 2 साल के बाद में उसकी PMT की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी 16 तारीख के दिन जो हादसा हुआ है या जो घटना घटित हुई है भिवाड़ी के अंदर, वहाँ पर एक पटाखा जो अवैध रूप से बना रहे थे फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वहाँ पर 7 श्रमिकों की जान गई है।
और मैं धन्यवाद भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो 7 श्रमिकों ने जहां पर वहां पर जान गंवाई है उनको 3-3 लाख रुपए सरकार की ओर से सहायता राशि भी जारी की गई है। कोई बात नहीं, शांति रख तुम। आपने तो 50 लाख रुपए, आपकी सरकार में गहलोत जी ने 50 लाख रुपए एक गो हत्यारे को जाकर वहां पर रामगढ़ के अंदर दिए, मेवात के अंदर दिए, वो आपको याद है क्या? आपकी सरकार के अंदर आपके गहलोत जी ने जो उदयपुर के अंदर जो हमारे एक हिंदू भाई की हत्या हुई थी उसके आरोपियों को बचाने का काम किया, वो याद है आपको? आपकी सरकार के अंदर क्या हुआ था? बैठे बैठे बोलने का काम नहीं करिएगा। गहलोत जी का नाम लिया है, गहलोत जी का नाम लिया इन्होंने, तो मुख्यमंत्री नहीं थे? और नहीं मुख्यमंत्री, और हमने तो सुनो, हाँ जी, उनको 50-50 लाख रुपए दिए, तो उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी है, और आपने केस एनआईए को देखकर उनकी जमानत करवा दी। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम आपने किया है, और यहाँ पर जयपुर के अंदर एक हमारा हिंदू भाई मर जाता तो उसकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। अपनी सीट पे जाओ, सीट से बोलो। अध्यक्ष जी, मैं बात कहना चाहूंगा, हिंदू वो मैं देखूंगा इसको। नेता प्रतिपक्ष जी विराजमान हो जाइए। देखता हूं। मैंने जैसा कहा कि पीएमटी करने का काम होता है, लेकिन पीएमटी जो होती है, शांति रख भाई बिराजो। तो उसके अंदर जो पीएमटी होने के बाद में रिको विभाग की कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वैसी हमारी पॉलिसी बनी हुई है कि उसका दोबारा से पुनर्निरीक्षण हो। जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पीएमटी करवाई थी, जो प्रोडक्ट वहां उसमें बनना था, उसका दोबारा से परीक्षण समय समय पर होता रहे। और ऐसे ही मैंने अभी पता किया कि उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि अगर पीएमटी करवाने के, वैसे तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा इन पीएमटीओ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पीएमटी में भी बहुत बड़ा एक लफड़ा है जिसके माध्यम से पीएमटी कर दी जाती है ताकि वो प्रोडक्शन में आ जाए, बाद में वो उद्योगपति उस उद्योग को चलाता नहीं है, और उसके बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी भी रिको को भी नहीं है, ना उस उद्योगपति को कि वो वहाँ पर जाकर रिको को उसका बताए जाकर कि मैंने किसी को इसको लीज पर दे दिया है या इसको मैं किसी और कार्य में यूज, अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट चेंज करवाता है तब तो वो बताता है, या उसको कहीं बेच देता है तो नाम परिवर्तन के लिए उसको जाना होता है, उसके अलावा उसको कोई वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको भी मैं मानता हूँ कि उसको देखना चाहिए कि जो उद्योग बंद हैं, एक प्रक्रिया हमको तय करनी चाहिए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से छूट तो हमने काफ़ी दी है, लेकिन उसको देखते हुए हमको देखना चाहिए कि वहाँ पर समय समय पर उसका निरीक्षण हो, जिस कार्य के लिए उस भूमि का, उस उद्योग का उपयोग होना चाहिए, क्या वो आज वर्तमान समय में उसके उपयोग में है या नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक जब इंडस्ट्रियल पार्क का जब रिको डेवलपमेंट करती है तो वहाँ पर केवल रोड बनाती है, लाइट की सप्लाई देती है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देती है, लेकिन सीवरेज की वहाँ पर कोई सप्लाई वहाँ पर नहीं देती, क्योंकि सीवरेज लाइन नहीं बिछाई जाती है और जीरो डिस्चार्ज के ऊपर उनको एनओसी दी जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पर सफाई की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण समय समय पर हमें जनता के द्वारा हमें उनकी बातों को यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। मेरा अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय अंतिम व्यक्ति हूँ, समय हो गया आज के संजय तक में दिया, मेरी 2-4-5 मिनट की बातें हो रहे हैं, 1 मिनट में पूरा करिए। 2-4-5 मिनट। तो मेरा ये कहना है कि उनको समय सीवरेज लाइन भी उसमें बिछाने का काम हो, क्योंकि एक शहर जैसे जितने एक शहर में, कस्बे में लोग रहते हैं, उतने ही उस औद्योगिक पार्क में लोग रहते हैं। कम से कम हजारों की संख्या में एक उद्योग के अंदर शिफ्ट वाइज लोग काम करते हैं, और जो कंपनी उद्योगपति को जो एसटीपी लगाने का या उसको जो भी पानी उसका वहाँ पर यूज में आता है उसको सोकपिट के माध्यम से नीचे डालने का हम जो उनको कहते हैं, लेकिन वो उस पर काम नहीं करते, जिसके माध्यम से वो सीधा पानी बाहर नालों में छोड़ते हैं, और उसके कारण पड़ोस में या रेजिडेंशियल एरिया में उसकी समस्याओं को सामना करना पड़ता है।